जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन हमारे द्वारा डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और उस पेज को लाइक कीजिए और हमारे द्वारा अधिकतर नोटिफिकेशन फेसबुक पेज पर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत बस शिंजो अबे, ऑप्शन बी है योशी हिदे सुगा, ऑप्शन सी है ली जाओ, ऑप्शन डी है डेन लाओ। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी क्या है हमारा? योशी हिदे सुगा। ये है योशी हिदे सुगा, इन्हीं क्या कर दिया गया है, जापान के नए प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है। ठीक है, किसके लिए? जापान के नए प्रधानमंत्री किसने इस्तीफा दे दिया था हाल ही में? वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे जी ने अपने पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब किन्हें चुना गया है? यही रहे योशी हिदे सुगा। इनकी बात करें तो जापान के जो सत्तारूढ़ पार्टी ने मुख्य कैबिनेट सचिव योशी हिदे सुगा को क्या किया है, अपना नेता चुना है। कौन है? जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने। ठीक है ना, और इनकी बात करें तो इनको कितने वोट मिले थे? 534 में से कितने मिले थे? 377 वोट मिले। और अब क्या है कि शिंजो अबे के बाद इस्तीफा लेने के बाद अभी क्या बन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। मैं मैप पर बता देता हूँ आखिर जापान कहाँ पर है। ठीक है ना, ये है जापान। ठीक है, ये है, यहाँ पर जापान है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो जापान यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, ये है जापान। जापान की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? टोक्यो हो गई। और यहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे हैं? योशिहिदे सुगा हो गए, जिसको मैंने पहले मैप पर भी बताया। ठीक है, और जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश। और भारत में सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। और भारत की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश पर होता है। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पता आ रहा है भारत, आप जान गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आगे का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने देश के अंतर्गत गाय के कत्ल खानों को बंद करने के लिए संसद में विधेयक पारित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसमें भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसके अंतर्गत पे कौन है? ऑप्शन डी श्रीलंका के द्वारा क्या कर दिया गया है कि उनके देश के अंतर्गत पर गाय के कत्ल खानों को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ की बात करें तो लगभग 80% कौन है? बौद्ध धर्म। लगभग 12% कौन है? हिंदू हो गए। और उसके अतिरिक्त तो जो बचते हैं तो लगभग 9% मोमिन और 9% क्या है, अलग इसके अंतर्गत हो गए। इसमें लंबे समय से क्या चल रहा था, डिस्कस चल रहा था कि इसको बंद करना चाहिए। जो सेवा शरणार्थी, ठीक है ना, जो यहाँ पे एक प्रमुख ग्रुप है सेवा शरणार्थी के द्वारा क्या किया गया था, इनको सुझाव दिया गया था और इनका प्रेशर था कि इनको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन हाल ही में क्या होगा, संसद में इसका विधेयक पारित होगा। संसद में जब चर्चा होगी तो आगे हम डिस्कस देखेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका क्या है, श्रीलंका कहाँ पर स्थित है? ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पर होगी? कोलंबो हो गई। और यहाँ पर देखो पाक जल स्टेट है, PAC के पाक जल स्टेट यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों को अलग करने वाली लाइन कौन है? पाक जल स्टेट यहाँ पर श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेजोन ने भारत की एलेक्सा की आवाज़ को किस सेलिब्रिटी की आवाज़ बनाने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे अजय देवगन, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है सनी देओल, ऑप्शन डी है बॉबी कटारिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में अमेजोन ने क्या कर दिया गया है कि जो क्या है कि एलेक्सा, एक एलेक्सा आपने साउंड सुना होगा, उसमें आवाज़ आता है। एलेक्सा जो भी मॉनिटर किया जाता है, इंसान बोलता है, वही प्रोसेस वो करती है, एक स्पीकर है। ठीक है ना, आवाज़ को किस सेलिब्रिटी की आवाज़ देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अजय देवगन, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है सनी देओल, ऑप्शन डी है बॉबी कटारिया। तो इसके अंतर्गत का हमारा
राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन क्या करेंगे, उस सेलिब्रिटी की आवाज़ में सपोर्ट देने का काम करेंगे, ठीक है ना। अभिनेता भारत के एलेक्सा के लिए पहली सेलिब्रिटी की आवाज़ होंगे और यह सुविधा 2020 के अंत से क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ही क्या बात करें तो उपयोगकर्ता को एलेक्सा के लिए क्या होगा, वॉइस एक्सपीरियंस खरीदना होगा। क्या खरीदना होगा? इसके लिए एक वॉइस एक्सपीरियंस खरीदना होगा। इसमें क्या हो सकता है कि चुटकुले, मौसम, शायरी, जो सलाह आदि जो भी लोकप्रिय सुविधाएं हैं इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया, ठीक है। क्या कह रहा है, हाल ही में क्या किया गया है? प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 250 करोड़ रुपए का 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल हो गया। वहाँ पर क्या किया जाएगी, 2050 करोड़ रुपये का क्या किया जाएगा, 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम जान लेते हैं कि आखिर वह क्या होगा। पहले की बात करें तो पहला मेडिकल कॉलेज क्या होगा, विशाखापट्टनम जिले का एक, विशाखापट्टनम के अंतर्गत ही एक जिला है जिसका नाम क्या है, पडरू पर, ठीक है ना। किस पर? पडरू पर खोला जाएगा। और दूसरे नंबर का कॉलेज की बात करें तो जो वहाँ पर एक कृष्णा जिला है, कृष्णा जिले के अंतर्गत पे क्या है, मछलीपट्टनम है, वहाँ पर खोला जाएगा। और थर्ड नंबर की बात करें तो क्या है, गुंटूर, ठीक है, गुंटूर एक ज़िला है, गुंटूर जिले के अंदर पर क्या किया जाएगा, फिद्दूगुरला पर एक कॉलेज खोला जाएगा। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का क्या होगा, कडपा जिले के पुलीवेदला, ठीक है, क्या है, पुलीवेदला में क्या बनाया जाएगा, चौथे नंबर का मेडिकल नया कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जैसे कि ये है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गठन कब हुआ था इसका, 1953 ईस्वी में 1 अक्टूबर, ठीक है। कैपिटल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल यहाँ के जिले हो गए। मुख्यमंत्री कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, जे.के. माहेश्वरी, ठीक है। जिले कितने हैं यहाँ पर, 13। राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी है, 25 सीटें होगी। विधानसभा की कितनी है, 175 + 1 हो गया। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 58 सीट है। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ कौन सा है, तेलुगु हो गया। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, क्या है ये, आंध्र प्रदेश की क्या होगी, शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में नई प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए गुजरात हो गया, ऑप्शन बी हो गया इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो वेपन को क्या करता है, डिज़ाइन करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, वेपन को डिज़ाइन, जो भी इक्विपमेंट जो होते हैं, आर्मी इक्विपमेंट या जो रॉकेट क्या होता है, इससे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी वो बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट जो बनाए जाते हैं, जो मिसाइलें बनाई जाती हैं, उनको डिज़ाइन करता है। और ये खुद भी क्या करता है, इक्विपमेंट बनाने का काम करता है। इसने क्या किया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसके अंतर्गत है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया, नई प्रयोगशाला खोलने की घोषणा कर दी गई है। अब इसके कॉस्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट होगा इसके अंतर्गत पे, 2000 करोड़ रुपए का होगा। और इसके अंदर पे कैलासर में क्या किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या है कि मुरैना ज़िला है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, कैलारस जो रहा है उस क्षेत्र में किया जाएगा, 350 हेक्टेयर की भूमि पर, कितने, 350 हेक्टेयर भूमि पर। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज चौहान जी ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। और मुरैना शहर को चंबल से पानी लाने के लिए क्या किया, इसके अंतर्गत में 267 करोड़ रुपए की परियोजना को भी इसके अंतर्गत क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है, ठीक है। DRDO के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फॉर्म होता है। अगर इसके मोटो की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। संस्कृत में इसके मोटो की बात करें तो वलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन एंड इजिप्ट साइंस, ठीक है ना। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली पर है। DRDO कब बना था, 1959 पर बना था, 1959
1959 ईस्वी पर बना था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को भूस्खलन के वितरण हेतु आपदा सामग्री को वितरित किया। हाल ही में क्या कर दिया गया है कि भारत ने किस देश को भूस्खलन के लिए क्या किया है, आपदा सामग्री का क्या किया है, वितरण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। ठीक, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि भारत ने किस देश को दिया, ऑप्शन डी नेपाल को क्या किया है, वहाँ भूस्खलन वितरण के लिए। ठीक है, राहत सामग्री में नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए क्या किया है, वितरण हेतु टेंट की सुविधा, प्लास्टिक सीटें और खाने की सुविधा वहाँ पर क्या की गई है, भारत के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। नेपाल में भारतीय रूस में मैप पर बता देता हूँ आखिर नेपाल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये क्या हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, नेपाल की सीमा क्या होती है कि देखिए इन जिलों से लगती है, सिक्किम से लगता है, किससे लगता है, सिक्किम से लगता है, और वेस्ट बंगाल से लगता है, बिहार से लगता है, और किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, और उत्तराखंड से लगता है। ठीक है, और यहाँ पर नेपाल पर जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं लगती। ठीक है ना, आप आराम से जा सकते हैं। आप जैसे कि जानते होंगे कि न्यूज़ भी सुनते होंगे, तो उसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि कितनी शादियाँ नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल में होती है, और बिना वीज़ा की क्या कर सकते हैं, आप इधर से उधर आ जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि इसी के अंदर क्या है कि जो नेपाल में भारतीय दूतावास के मिशन की उप प्रमुख कौन है, सुश्री नमग्या सी खम्पा ने काठमांडू में संसद की सदस्यता, और नेपाल भारत महिला मैत्री जो सोसाइटी की अध्यक्ष कौन है, सुश्री चंदा चौधरी को आपदा राहत सामग्री की खेप सौंपी गई है। किसके द्वारा सौंपा गया, सुश्री जो नमग्या सी, क्या नाम है उनका, नमग्या सिखम्पा के द्वारा क्या किया गया है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं सुश्री चंदा चौधरी को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने कब तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 2023, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 2028। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2023 तक क्या किया, भारत ने उर्वरक जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर होने की घोषणा कर दी गई है। अगर बात करें तो रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, हमारे डी.वी. सदानंद गौड़। ठीक है, मैं बता देता हूँ, डी.वी. सदानंद गौड़ जी ये रहे, इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई कि 2023 तक क्या हो जाएगा, भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब, 2023 के आसपास। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया है, निर्भर कम करने के लिए देश में लगभग क्या है कि 40,000 करोड़ रुपये निवेश के साथ साथ नई उर्वरक विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास पर एक क्या है, वेबिनार की घोषणा भी इसके अंतर्गत पे की। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रघुवंश प्रसाद जी का निधन हो गया, वह मूलतः भारत से किससे संबंधित। ठीक है, हाल ही में क्या है कि रघुवंश प्रसाद जी का निधन हो गया, वो भारत के रहने वाले हैं, तो वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन है इसके अंतर्गत पर, ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी है पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है नृत्य। तो मैं बता देता हूँ कि ये है, ठीक है ना, ये है रघुवंश प्रसाद जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे, ये थे ऑप्शन बी पूर्व केंद्रीय मंत्री। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ये कौन है, रघुवंश प्रसाद जी, ये कौन थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और कोविड-19 की जटिलताओं के बढ़ने के लगभग एक सप्ताह के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में क्या कर दिया गया, इन्हें भर्ती कर दिया गया था। और ये क्या हो गया कि हाल ही में और इनकी क्या होगी, डेथ हो गई है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम का है या यरूशलेम का है, उसने क्या कर दिया गया, 3 हफ्ते के लिए वहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कितने के लिए, 3 हफ्ते के लिए। यहाँ पर कहा गया कि कुछ एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी चलते रहेगी। और यहाँ पर लगभग कोविड-19 के कितने पेशेंट पाए गए, 156 लाख क्या पाए गए हैं, यहाँ पे कोविड पेशेंट पाए गए हैं। और ये इजराइल की बात करें तो इजराइल में किसको अधिक जूइश लोग रहते हैं, ठीक है ना, किसने जूइश रहते हैं। और इजराइल ने क्या कर दिया, वहाँ पर पैलेस्तीन को ख़त्म करके अब क्या है, जूइश का साम्राज्य इजराइल का साम्राज्य हो गया है। और
यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री जी हो गए। इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया? 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये गल्फ कंट्री के आसपास पे मैं मैप पर बता देता हूँ आखिर है कहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है, ठीक है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे कहाँ पर है? इजराइल यहीं पर है, ठीक है ना, यहाँ पर इस साइड है। थोड़ा सा क्योंकि ये मैप धुंधला है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि इजराइल यहाँ पर, इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलेम है। और इनकी जो है ये कौन है? ज्यूस है। इन्होंने किसको ख़त्म करके? पैलेस्तीन को ख़त्म करके अपना साम्राज्य स्थापित यहाँ पर कर दिया गया। इसमें डिस्कस अभी लंबे समय तक चलते रहता है, लेकिन अभी कुछ कारणों से रुका हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? हमेशा अधिकतर मात्रा में डिस्कस करने को ही दिखाई देता है। और यहाँ पर हाल ही में क्या है कि इजराइल के साथ साथ पे 3 मुस्लिम कंट्रियों के साथ भी समझौता हो गया। इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी बात है। एक है क्या है? सऊदी अरब, एक तो अमीरात कंट्री हो गया, एक कोसोवो हो गया, और थर्ड कौन है? बहरीन। ठीक है, कौन सा हो गया? हाल ही में थर्ड बहरीन हो गया समझौता करने वाला। पहला कौन था? अमीरात हो गया, सऊदी अरब अमीरात हो गया, और दूसरा कौन सा है? कोसोवो, और थर्ड कौन सा है? बहरीन। ठीक है ना। अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहरीन कौन सा है? एशिया की 3rd नंबर की सबसे छोटी कंट्री है। पहला नंबर का मालदीव है, दूसरा सिंगापुर, थर्ड कौन सा नंबर का है? बहरीन इसके अंतर्गत पे है, ठीक है ना। और एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बहरीन कंट्री है वो ओपेक कंट्री नहीं है, और ये तेल का प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं है, और ओपेक के साथ इसकी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और इतना जितना मन आए अपने देश का क्या करता है? ऑयल का एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है हमारा उदित कुमार, ऑप्शन बी है राजेश खुल्लर, ऑप्शन सी है संदीप कुमार, ऑप्शन डी है राजदेव सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राजेश खुल्लर को क्या कर दिया गया? वर्ल्ड बैंक कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। किसे नियुक्त कर दिया गया? राजेश खुलेर को। किसको? राजेश खुलेर जी को नियुक्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत पर थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो ये थे, ये क्या है कि जो हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके, ठीक है। और इनको क्या कर दिया गया है? हरियाणा के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।